समय पर सोता हूँ, समय पर जागता हूँ, और जब रोगी इतने से भी जब डॉक्टर को उत्तर नहीं मिलता, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि आपके परिवार में किसी को आनुवंशिक तौर पर कैंसर होगा। जब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे परिवार में मेरे किसी रिलेटिव को, मेरे ब्लड रिलेशन में किसी को कैंसर नहीं है, और मेरे दादा परदादा में, माता और नानी में किसी को कैंसर नहीं है, ना तो मातृपक्ष की ओर से ना पितृपक्ष की ओर से, तो मुझे कैंसर कैसे हुआ? तो डॉक्टर निरुत्तर हो जाते हैं। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर का कारण क्या है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। बहुत से कारण गिना दिए जाते हैं कि आप रसायनों के संपर्क में मत आइए, आप प्लास्टिक वाले बर्तनों में खाना मत खाइए। हर रोज नई रिसर्च आती रहती है, नए रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं, लेकिन इस कैंसर का कोई इलाज दिखाई नहीं देता। एक बड़ा कारण कैंसर का है, ये 50 कारण कैंसर के हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो दवाइयां हम खा रहे हैं, जिन दवाइयों को हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में, अमृत के रूप में ले रहे हैं, वो दवाई भी क्या हमें कैंसर कर सकती है? हम जिस दवा को माइग्रेन पेन के लिए ले रहे हैं, हम जिस दवा को बाल उगाने के लिए ले रहे हैं, हम जिस दवा को अपने हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए ले रहे हैं, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, आर्थराइटिस के लिए, या एलर्जी के लिए, या वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, ये और तो और आप छोड़ दीजिए, सामान्य तौर पर एसिडिटी, जिसका उपचार 100 प्रकार के अलग अलग तरीकों से हो सकता है, उस एसिडिटी की दवा खाने से भी कैंसर हो सकता है। आप और हम ये सोच नहीं पाते। कोई फार्मा कंपनी हमें ये नहीं बताती कि कैंसर दवाओं के कारण भी पैदा हो सकता है। जिस डॉक्टर को महंगा प्रेस्क्रिप्शन स्लिप बनवाकर आप 500 रुपए की फीस देकर फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखता है, वो टेस्ट करवाकर उसका कमीशन डॉक्टर की जेब में जाता है, उसको करवाकर डॉक्टर जो दवा लिखता है, आप ये सोचकर उस दवा को खाते हैं कि उस दवा के खाने से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, उस दवा के खाने से आपकी हो सकता है वो बीमारी तो दूर होगी या नहीं होगी, आपको कैंसर जैसी बीमारी भी एलोपैथी की दवाओं से मिल सकती है। और इसके बारे में कोई फार्मा की कंपनी, कोई एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी, कोई बड़ा मीडिया हाउस, कोई बड़ी सरकार की कोई नियामक एजेंसी ये बताने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लाइव एग्जाम्पल हैं जिसमें व्यक्तियों को गिनी पिग की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है कि फार्मा कंपनी अपनी एक नई दवा निकालें, डॉक्टर को गिफ्ट दें, एमआर को भेजकर लालच दें, रिश्वत दें, और रिश्वत देकर उस दवा को आंख मूंद कर डॉक्टर से लिखवाएं। जब मरीज उस दवा को खाएं तो मरीज कैंसर से मर जाएं। मतलब इलाज करवाने के लिए गए थे एसिडिटी के लिए, मोटापे का, इलाज करवाने के लिए गए थे बीपी का, लेकिन साथ में ले आए कैंसर, जिसका कोई इलाज फार्मा कंपनियों के पास नहीं है। तो आज हम उसी एपिसोड के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और बीमारियों के बारे में बात करते हैं। कैंसर की जो इलाज की दवा है, कीमो के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जा सकता है, वो दवा भी कैंसर कर सकती है। एथिल कार्बामेट के नाम से एक साल्ट को खोजा गया, यूरेथन के नाम से जिसको जाना जाता है। इस यूरेथेन और एथिल कार्बामेट को का अप्रूवल लिया गया, एफडीए से अप्रूवल लिया गया, इसकी दवा बनाई गई कीमोथेरेपी के रूप में, कैंसर के उपचार के रूप में इसकी दवा को बेचा गया। डॉक्टरों ने खूब इसका प्रयोग किया, और कई साल बेचने के बाद जब ये पता लगा कि ये जो दवा है ये खुद कैंसर को पैदा करती है, कैंसर को दूर नहीं करती। कैंसर को दूर तो करती है, नहीं करती इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस दवा के कारण और 4 जगह का कैंसर पैदा हो जाता है। तो इस दवा को जो प्रयोग किया जाता था 1943 में बैन लगा दिया। लेकिन एक देश है दुनिया का जो विकसित देश है, यूएस में बैन लगा दिया गया, दूसरे देशों में बैन लगा दिया गया, लेकिन जापान में इस दवा को दर्दनाशक के रूप में प्रयोग करते रहे, इसकी मात्रा थोड़ी कम कर दी, और फिर उसके बाद फार्मा कंपनियों ने कहा कि ये जिस मात्रा में हम दे रहे हैं वो मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जापान के लोगों ने खूब इसका प्रयोग किया, और कितना प्रयोग किया आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 1950 से लेकर 1975 तक लगातार 25 सालों में जो दवा जापान जैसे देश में बेची जाती रही, जापान जैसे देश में इसका प्रयोग किया जाता रहा, और लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए। आप कल्पना कीजिए कि जब जापान जैसे देश में लाखों लोग कैंसर पा सकते हैं एक सामान्य दवा से, एक दर्दनाशक दवा से, तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता होगा। जब जापान के लाखों लोगों को कैंसर के सिम्टम आने शुरू हुए, उनको नुकसान होना शुरू हुआ, तो 2007 में
फिर ये आह्वान किया गया, कुछ लोगों ने आवाज उठाई, और आवाज उठाई तो लोगों ने कहा कि इस दवा से कैंसर होता है, इस दवा के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। लेकिन फार्मा कंपनी ने यह कहा कि इससे कोई कैंसर नहीं होता। उसके बाद रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद 2007 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर ने कार्सिनोजेनिक के रूप में इस दवा को कहा कि इससे कैंसर पैदा होता है। उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस दवा को स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए खूब खुले रूप में प्रयोग किया जाता था। एफडीए को जब बाद में पता लगा कि इससे तो स्किन का कैंसर नहीं होता बल्कि 4 और जगह का कैंसर होता है, तो वहां बैन लगा दिया। जापान में लगातार बिकती रही। बिकती रहने के बाद 2007 में जब ये कह दिया कैंसर की एजेंसी ने रिसर्च करके कि ये जो जिस साल्ट से बनाई जाती है वो कार्सिनोजेनिक है, इस साल्ट को जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये चूहों में कैंसर पैदा करता है। जब ये चूहों में कैंसर पैदा कर सकता है तो ये आदमी के अंदर भी कैंसर पैदा कर सकता है। लेकिन फार्मा लॉबी का आप जवाब सुनिए। फार्मा लॉबी ये कहती है, फार्मा लॉबी कहती है कि ये चूहों में तो कैंसर पैदा करता है, लेकिन आदमी में कैंसर पैदा करता है कि नहीं करता इसकी जानकारी नहीं है। जब एफडीए ने पूरी रिसर्च रिपोर्ट दिखा दी कि ये फार्मा उद्योग के लिए हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और ये कार्सिनोजेनिक है, तो भी फार्मा कंपनी का षड्यंत्र देखिए। वो कहते हैं कि हम इसको प्योर कार्सिनोजेनिक नहीं कहेंगे, हम इसमें एक शब्द लगा देंगे, शायद मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक है, शायद मनुष्यों को कैंसर पैदा करता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने फिर कहा कि जो लैब में जानवरों के ऊपर इसका ट्रायल किया गया तो ये कैंसर पैदा करता ही करता है, और इसी आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आदमियों में भी कैंसर पैदा करता होगा। लेकिन फार्मा कंपनी फिर भी इसके बारे में मना करती रही। आप अंदाजा लगाइए, कोई भी दवा जब फार्मा कंपनी लॉन्च करती है तो वो ये कहती है कि यदि चूहों में इस दवा ने चूहों के दर्द को दूर कर दिया, डायबिटीज को दूर कर दिया, पेन को मैनेज कर दिया, तो ये दवा आदमियों के ऊपर भी काम करती। मतलब चूहों में कैंसर पैदा करे तो आदमियों में करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चूहों को जो दवा थोड़ी सी भी ठीक करे उसके लाभ को कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आदमी के अंदर भी ऐसे ही असर करेगी, इसका दावा एविडेंस बेस्ड साइंस या फार्मा कंपनियां या ये एलोपैथी का विज्ञान कहता है। लेकिन अब आप देखिए, अगर ये जापान जैसे देशों में भी ये दवा बेच सकते हैं और दवा बेचने के लिए ये झगड़े कर सकते हैं, दवा बेचने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, तो भारत जैसे देश में क्या करते होंगे। इस फार्मा लॉबी के लिए हम केवल एक ग्राहक की तरह हैं और इनको केवल हमें दवाइयां बेचनी हैं। ये हमने बात की कैंसर की दवा से कैसे कैंसर होता है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो सामान्य है, जिसके बारे में कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि इससे भी कैंसर हो सकता है, जो भूख को कम करने वाली दवा है, जो वजन को कम करने वाली दवा है। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि वजन को कम करने वाली दवा से हार्ट फेल भी होता है, वजन कम करने वाली दवा से किडनी फेल भी होता है, और वजन कम करने वाली दवा से अलग अलग दवाओं को जिनको वजन को कम करने के दावे के नाम पर बेचा जाता है वो कैंसर भी दे सकती हैं। आप कल्पना करके देखिए कितना भयंकर है और कितना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है कि एक व्यक्ति जो थोड़ा सा वजन कम करना चाहता है, उसका वजन तो कम होगा या नहीं होगा जानकारी नहीं, लेकिन उसको कैंसर दे दो। लार्केसेरिन नाम का एक साल्ट खोजा गया, बेल्विक के नाम से उसका ब्रांड बनाया गया और अमेरिका में इसको एक भूख को कम करने वाली दवा के रूप में इसको 2009 से बेचा गया। 2009 में इसका आवेदन किया गया एफडीए के अंदर कि हमने एक नई दवा बनाई है, इस दवा को हम भूख को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए बेचना चाहते हैं। एफडीए के पैनल ने इसका मूल्यांकन किया और जब इसका मूल्यांकन किया तो मूल्यांकन करते हुए उन्होंने 1 साल बाद यह कहा कि यह दवा अनुमति देने लायक नहीं है। फिर भी यदि इस दवा को अनुमति देनी है तो ये कैंसर पैदा करती है, इसका पूरा कारण बताया। और कारण बताते हुए उन्होंने साथ साथ ये कहा कि ये दवा है भूख को कम करने की, वजन को कम करने की। हमने अपनी टेस्टिंग और ट्रायल में ये पाया कि ये भूख को कम नहीं करती, ये वजन को कम नहीं करती। मतलब इसका भूख को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए जो इसका योगदान है वो मिनिमम है, न्यूनतम है। इस नई दवा की बाजार में कोई आवश्यकता नहीं, इस दवा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और साथ साथ ये कहा कि ये जो दवा जिसके लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है, जो फार्मा कंपनी चाहती है कि उसको अप्रूवल मिल जाए, इस दवा को जब हमने प्रयोग किया तो ये पाया कि चूहों में ये ट्यूमर पैदा करती है, कैंसर पैदा करती है। और क्योंकि ये
काम भी नहीं करती मोटापा कम करने के लिए और ये कैंसर भी पैदा करती है, तो एफडीए के 9 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट किया। और आप ये ध्यान रखिए, एफडीए के अंदर भी जो सदस्य होते हैं ना, जो नॉमिनेट होते हैं, वो सरकार द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और जो एफडीए के सदस्य भी हैं वो किसी ना किसी फार्मा कंपनी से जाने अनजाने जुड़े रहते हैं। और उनको भी ये पता है कि एफडीए में रहने के बाद में हमें कहीं जॉब करनी है तो किसी फार्मा कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी। तो एफडीए के सदस्य भी जहां तक समझौता हो सकता है वहां तक समझौता करते हैं। बिल्कुल ब्लंट, जिस केस में पता हो कि नुकसान ज्यादा है उसमें वो विरोध करते हैं, खिलाफ वोट डालते हैं। तो 9 में से 5 लोगों ने मना किया कि ये दवा किसी काम की नहीं है, रद्दी की टोकरी की तरह है। मना करने के बाद भी कि ये मोटापा कम नहीं करती, इससे कोई फायदा नहीं है, कैंसर पैदा करती है, 2012 में एरिना फार्मा ने फिर से इसकी एप्लीकेशन फाइल की। पॉलिटिकल दबाव दिया गया, फार्मा लॉबी ने अपने दबाव का इस्तेमाल किया। और कमाल की बात देखिए, 10 मई 2012 में इस दवा को जब अप्रूवल दे दिया गया, अप्रूवल देने के बाद जनवरी 2020 में एफडीए ने यह पाया कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में यह पाया गया कि लार्केसिन जिसने भी ली उसने कैंसर को बढ़ा दिया, उसने ट्यूमर पैदा कर दिया। 5 सालों में 12,000 लोगों के ऊपर इसका परीक्षण किया गया, अलग अलग ग्रुप बनाए गए, किसी को प्लेसिबो दिया गया, किसी को लार्केसेरिन दी गई। दोनों को जब दिया गया तो यह पाया गया कि जिन्होंने लार्केसेरिन ली थी उनके अंदर कैंसर का, ट्यूमर का होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उनमें से हजारों लोगों को कैंसर और ट्यूमर हो गया है। फरवरी 2020 में एफडीए ने कंपनी से कहा कि इसको अपनी मर्जी से बाजार से वापस ले लो, नहीं तो हजारों करोड़ों डॉलर का जुर्माना तुम्हारे ऊपर भरना पड़ेगा। तो कंपनी ने जब देखा कि हमारी दवा से कैंसर हो रहा है और हमें इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा अमेरिका में, तो उस कंपनी ने उस दवा को वापस लिया, 2020 में वापस लिया। अब आप देखिए 2012 से लेकर 2020 में वो दवा भी, जिसको 2009 में एप्लीकेशन फाइल करते हुए 9 में से 5 सदस्यों ने यह कह दिया कि इससे कैंसर होता है, लेकिन फार्मा लॉबी का दबाव देखिए। और भारत में नहीं, अमेरिका में देखिए, अमेरिका जैसे देश में जहां के कानून बहुत मजबूत हैं, वहां पर भी फार्मा लॉबी ये जानते हुए कि ये दवा भूख कम करने का काम नहीं करती, मोटापा कम करने का काम नहीं करती, मतलब जिस काम के लिए दवा दी जा रही है उस काम में कोई योगदान नहीं करती, और उसको योगदान नहीं करते हुए भी उस दवा के कारण कैंसर हो सकता है, अप्लाई करते हुए पता लग चुका, एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। 9 में से 5 सदस्यों ने खिलाफ में वोट दिए। उसके बाद भी 2012 में जब अमेरिका में फार्मा लॉबी भूख कम करने की दवा के बाजार के नाम पर कैंसर दे सकती है, तो भारत में क्या होगा। 8 सालों तक ये दवा बिकती रही और हजारों लोगों को इसने कैंसर करने का काम किया। और कमाल की बात यह है कि भारत के अंदर भी सितंबर 2019 तक सन फार्मा नाम की एक कंपनी है, वो सेम दवा को बेचती रही। भारत के अंदर भी कितने हजारों लोगों को मोटापा कम करने के नाम पर कैंसर मिला होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिका में तो एक सिस्टम है कि अमेरिका में आपकी दवा यदि कोई साइड इफेक्ट पैदा कर रही है तो आप एफडीए की साइट पर जाकर आप ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ऑनलाइन आप सबमिशन दे सकते हैं कि यह दवा नुकसानदायक है। भारत में तो ऐसा कोई तंत्र मुझे दिखाई नहीं देता जिसमें आपको कोई नुकसान हुआ हो और आप कह सकें। और भारत की जनता में आधी जनता ऐसी है जो दवाई का नाम नहीं पढ़ सकती, दवाई के साइड इफेक्ट क्या है वो नहीं पढ़ सकती। दवा डॉक्टर ने लिखी कुछ, कई बार ले कुछ और लेते हैं, केमिस्ट ने जो दवा दे दी। तो भारत जैसे देश में भारत को आयुर्वेद ही बचा सकता है, एलोपैथी नहीं बचा सकता। तो ये हमने बात की मोटापा कम करने वाली दवा के कारण होने वाले कैंसर की। अब ये जो गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें होती है, थोड़ा सा कई बार एसिड बन जाता है, ये दवा भी कैंसर कर सकती है। और वो दवा आपने जरूर खाई होगी 100%। यदि आपने किसी भी डॉक्टर की किसी भी बीमारी में 1 हफ्ते के लिए भी दवा खाई होगी तो आपने वो दवा जरूर खाई होगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई भी बीमारी है, आपको दर्द है, आपको चोट लगी है, आपको आर्थराइटिस है, आपको कोई और बीमारी है, आपका लीवर काम नहीं करता, आपने कोई एंटीबायोटिक ली, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको पर्चे के ऊपर एक दवा लिखता है। वो दवा होती है एंटासिड। वो कहता है खाली पेट आपको सबसे पहले यही दवा खानी है। और आज भी एंटासिड के नाम पर भारत में ऐसी लोग को खूब बेचा जाता है। आज भारत में हर 5वें हर चौथे व्यक्ति का फैटी लीवर है। जिसको फैटी लीवर है उसको एसिडिटी बनती है, उसको
खट्टी डकारें आती हैं, उसको बदहजमी रहती है, उसको छाती में जलन रहती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहला काम यही करता है कि उसको एक एंटासिड लिखता है कि सुबह खाली पेट आपको ये गोली लेनी है। वो गोली यदि ठीक भी हो तो भी वो गोली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देती है, बनने वाले एसिड को रोक देती है, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म करने के बाद व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशंस की भी कमी होती है, व्यक्ति के अंदर 5 कमियां और हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में कितने 50 प्रकार के दुष्प्रभाव होंगे उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप खट्टी डकार के लिए गोली ले रहे हैं और आपको कैंसर हो जाए तो कितना खतरनाक है। ये खतरनाक काम भी ये फार्मा कंपनी करती हैं। एक दवा का नाम आपने सुना होगा, एसिलोक। ये जो एसिलोक है, इसका जो मूल साल्ट है वो रेंटिडिन है। ये जो रेंटिडाइन है ये मूल साल्ट है। इस साल्ट को भारत में कई दवा कंपनी एसिलोक के नाम से बेचती हैं, और अमेरिका में इसी दवा को जेंटेक के नाम से बेचा जाता है। शायद भारत में भी मिलती हो जेंटेक के नाम से, लेकिन अमेरिका में जेंटेक का ब्रांड नेम चलता है, भारत में भी थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन एसिलोक के नाम से आपको खूब हर केमिस्ट की दुकान पर, और कोई दवा मिले ना मिले, लेकिन हर केमिस्ट की दुकान पर आपको ये दवा मिलेगी। और डॉक्टर दिन में अगर 500 पर्चे बनाता है तो 500 में से 200-250 पर्चों के ऊपर ये दवा वो जरूर लिखता है। और आप सब ने भी खाली पेट वाली दवा ये जरूर खाई होगी। इस रेंटेक, इस जेंटेक, इस रेटिडिन और एसिलोक को जॉर्ज ब्रैडशॉ ने लैब में तैयार किया था। एक छोटी सी कंपनी होती थी, एलन एंड हैनबरीज। इस कंपनी को बाद में जीएसके ने, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने टेक ओवर कर लिया। नवंबर 1976 में यूके में टेगामेट के नाम से इसको लॉन्च किया गया, और उससे पहले यूएस में इसको जेंटेक के नाम से लॉन्च किया गया, और उसके बाद भारत में भी बड़े बाजार को देखते हुए एसिलोक के रूप में इसको लॉन्च किया गया। 1976 से यह दवा लगातार बिक रही है। 1981 में इसको और कॉमर्शियली लॉन्च किया गया। 1987 में यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई। पूरी दुनिया में 41वें नंबर पर जो सबसे ज्यादा दवा बिकी वो यही जेंटेक थी, वो यही एसिलोक थी, वो यही एसिडिटी की दवा थी। कोई व्यक्ति लीवर की दवा खाएगा तो लीवर की दवा तो कम खाएगा, लेकिन जेंटेक उसको भी खानी है। कोई व्यक्ति किडनी की दवा खाएगा, एंटीबायोटिक खाएगा, पेन किलर खाएगा, कुछ भी लेगा तो उसको जेंटेक एंटासिड खानी है। तो सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बनी, और लोगों ने, फार्मा कंपनियों ने करोड़ों अरबों डॉलर इस एक दवा से कमाए। WHO ने भी इस दवा की उपयोगिता को देखते हुए, उपयोगिता तो छोड़िए, फार्मा कंपनी के दबाव को देखते हुए कि करोड़ों लोग इसको खाते हैं, तो इसको WHO की जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, जो आवश्यक दवाओं की सूची है, उसमें शामिल किया। भारत में भी ये भारत की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल थी। तो 1981 में खूब बिकी, 1987 से दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बनी। 2018 में ये अमेरिका में अकेले 2018 में 2 करोड़ लोगों को प्रेस्क्राइब की गई। 2018 में 2 करोड़ लोगों ने इस दवा को खाया। 41वें नंबर पर सबसे अधिक बिकने वाली अमेरिका में 2018 में यह दवा थी। भारत में एसिलोक के नाम से बेचा जाता है। और ये जो एसिडिटी जिसका उपचार आप हींग से कर सकते हैं, मेथी से कर सकते हैं, अपने भारत में 125 प्रकार के चूर्ण बनाए जाते हैं। उसमें आप कोई चूर्ण ले लें, गैस हर चूर्ण ले लें, लवण भास्कर चूर्ण ले लें, तो आप एसिडिटी का इलाज कर सकते हैं। अपने लीवर का भी साथ में इलाज कर सकते हैं। आप कच्चा दूध ले लें तो अपनी एसिडिटी का इलाज कर सकते हैं, खट्टी डकारों का इलाज कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर लें तो इलाज कर सकते हैं, चबा चबा कर भोजन कर लें तो इलाज कर सकते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा 500-700 मीटर 1-2 किलोमीटर टहल लें तो उसका इलाज कर सकते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं तो उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन उस छोटी सी बीमारी को भी ये फार्मा लॉबी कितना खतरनाक कर देती है, केवल अपने मुनाफे के लिए। उसके लिए सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण जेंटेक है, ये एसिलोक है, ये रेंटिडिन है, कि कैसे गैस, कब्ज, खट्टी डकार के नाम पर एक व्यक्ति को कैंसर का मरीज बनाया जाता है। ये इसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं रेंटिडिन को। फिर उसके बाद जब देखा गया कि 2019 में होता है, ये एक तरीके से ऐसा केमिकल है जो कैंसर कारक है, इसको घोषित कैंसर कारक के रूप में बताया गया है। ये जो एनडीएमए है, फार्मा कंपनी कहती रही कि ये एनडीएमए इसके अंदर, हमारी एसिलोक के अंदर नहीं होता, ये तो जब इसको स्टोर करते हैं, तो जब इसको धूप लगती है या इसको नमी लगती है तो स्टोर करने के दौरान ये पैदा होता है।
पहला झूठ, पहले वो इस दवा को सेफ बताते रहे, फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये जो कैंसर कारक तत्व पैदा होता है ये हम मिलाते नहीं है, ये तो समय के साथ पैदा होता है। उसके बाद जामा में एक रिसर्च पेपर छपा और जामा में उस रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो एनडीएमए है, जब वो एसिलोक या रेंटिडिन या जेंटेक जब भी कोई व्यक्ति लेता है तो उसके पेट में रिएक्शन करने से पैदा होता है। मतलब ये फार्मा कंपनी, इनके पास रिसर्च में, लैब में, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में डाटा भी हो तो भी ये झूठ बोलने में। तो 2019 की शुरुआत में, सितंबर 2019 में फार्मा कंपनी सीवीएस, वालग्रीन्स, वालमार्ट ने इसको स्टोर से हटा दिया। कैंसर के कारण बनने की जब पूरी पुख्ता रिपोर्ट आ गई तो अप्रैल 2020 एफडीए ने सारी कंपनियों को एक नोटिस जारी किया कि रेंटिडिन के, जेंटेक के जितने भी प्रोडक्ट हैं, खाने के रूप में, पीने के रूप में, टेबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, उन सबको बाजार में यूएस में बेचना क्राइम माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, और हटा दिया। अब भारत में यह दवा खूब धलड्डे से, खूब अच्छे से एसिलोक के नाम से यही रेंटिडिन नाम का साल्ट बिकता रहा। तो 2020-21 में अमेरिका की एफडीए ने भारत की सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपके देश में ये एक दवा बिकती है और ये दवा कैंसर पैदा करती है, तो इस दवा को बेचना बंद करो। लेकिन भारत की सरकार की हालात आप देख लीजिए कि यहां का जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उसने खाना पूर्ति करने के लिए एक चिट्ठी राज्य सरकारों को लिख दी और कंपनियों को लिख दी कि ये जो एनडीएमए है, जिसके कारण एसिलोक में कैंसर कारक तत्व एनडीएमए पैदा होता है समय के साथ, इसकी जांच करो। केवल ये चिट्ठी लिख के उन्होंने इतिश्री कर दी। चिट्ठी लिखने के बाद ये भी नहीं देखा कि जो कंपनियां ये जो रेंटिडिन बनाती हैं, एसिलोक बनाती हैं, उनके पास वो लैब है क्या जिसमें वो एनडीएमए की जांच कर सके। जो राज्य सरकारें हैं उनमें भी किसी भी एकाध राज्य सरकार को छोड़ बाकी राज्य सरकारों के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी लैब में रेंटिडिन में एनडीएमए जो पैदा होता है उसकी जांच कर सके। मतलब यह है कि आप जो एसिडिटी की दवा खा रहे हैं वो अमेरिका में बैन है, वो दूसरी देशों में बैन है, लेकिन भारत में आज भी वो दवा बाजार में उपलब्ध है, आज भी बेची जाती है। भारत में क्या किया, उसके खिलाफ करना था तो अब फार्मा कंपनियों के दबाव में उसके ऊपर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया गया, बल्कि अब केवल यह कर दिया कि भारत सरकार की जो 200-250 जरूरी दवाओं की लिस्ट है उस दवा से उसको निकाल दिया गया। लेकिन आज भी आप चाहें केमिस्ट के पास कहें जाकर के मुझे एसिलोक चाहिए तो आपको मिल जाएगी, और केमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अपना मोबाइल खोलें, मोबाइल के ऊपर आप कहें कि आपको रेंटिडिन चाहिए, आपको जेंटेक, आपको एसिलोक चाहिए, वही साल्ट चाहिए जो अमेरिका में कैंसर होने के नाम पर बैन है, उसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की स्लिप की आवश्यकता भी नहीं है। तो भारत की सरकार ने केवल उसको आवश्यक दवाओं की सूची से निकाल दिया, लेकिन आज भी वो दवा बिक रही है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो दूध की उल्टी कर देते हैं, जिनको एसिडिटी हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी रेंटिडिन का, जेंटेक का सिरप दिया जाता है। तो आप देखिए जो दूसरे में कैंसर पैदा कर सकती है, और कैंसर कितना किया आप अभी सुनिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि WHO, FDA, फार्मा कंपनियों की रिसर्च, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सेमिनार, वो जो दावा करते हैं कि हम तो सब रिसर्च करके काम करते हैं, वो कितना खोखला और कितना झूठा है। इस एक एग्जाम्पल से ये सब फार्मा कंपनियों का तंत्र ध्वस्त होता है। फ्लोरिडा के जोसेफ एल गैलिमिडी नाम के एक व्यक्ति हैं। 13 सितंबर 2019 को उन्होंने सैनोफी फार्मा के ऊपर मुकदमा किया। उन्होंने कहा कि 2009 में मैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि एसिडिटी, ये जो दवाएं हैं ना, अच्छा ज्यादातर जो एलोपैथी की दवाएं हैं वो एसिडिटी पैदा करती हैं। क्यों पैदा करती हैं कि एलोपैथी की जो भी दवा आप खाते हैं, आपका शरीर उस एलोपैथी की दवा को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपका शरीर उस पूरी की पूरी एलोपैथी की दवा को लीवर के पास भेज देता है। लीवर कहता है कि ये चीज तो मेरे लिए बहुत नई है, तो लीवर उस चीज को उठाकर उसको प्यूरिफाई करना, मेटाबोलाइट करना शुरू करता है, उसको पचाना शुरू करता है, और उसके चक्कर में लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो 95% दवा तो आपके शरीर के सिस्टम के द्वारा ये समझते हुए कि ये बाहर का कोई जहर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो 5% दवा है वो ब्लड तक जा पाती है, वो आपके निर्धारित अंग तक जा पाती है। तो ये जो रेंटिडिन जो खाते हैं तो ये एसिडिटी पैदा करती है। ये सारे
सिस्टम को, कोई भी दवा हम एलोपैथी की खाते हैं वो एसिडिटी पैदा करती है, और उस एसिडिटी के उस नेचुरल सिस्टम को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए रेंटिडिन या जेंटेक या एसिलोक के नाम से दवा दी जाती है। तो जब ये किसी अपने लीवर के इलाज के लिए गए तो इनको 2009 में डॉक्टर ने जेंटेक प्रेस्क्राइब की कि आपको खाली पेट ये दवा खानी है। खाली पेट जैसे ही मिस्टर जोसेफ ने ये दवा खानी शुरू की तो 2013 में उनको कैंसर हो गया। और कमाल की बात यह है कि कैंसर भी कहां का हुआ, स्तन कैंसर हुआ। मतलब पुरुषों को कहीं का भी कैंसर हो सकता है, लेकिन स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, क्योंकि पुरुषों के अंदर ब्रेस्ट नहीं होती। तो व्यक्ति के अंदर 4 साल खाने से 4 साल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पैदा कर दिया। जब मिस्टर जोसेफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उन्होंने फ्लोरिडा के कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया सनोफी के खिलाफ। और सनोफी के खिलाफ मुकदमा दायर किया तो पहले तो सनोफी कंपनी झूठ बोलती रही, कि हलफनामा देकर झूठ बोलती रही कि हमारी दवा के अंदर तो कोई ऐसा तत्व नहीं है, हमारी दवा से तो कैंसर हो ही नहीं सकता। कमेटी बैठी गई, पूरी जांच की गई। जांच करने के बाद यह पता लगा कि मिस्टर जोसेफ के परिवार में किसी की हिस्ट्री नहीं है जिनको कैंसर हुआ। इनके परिवार में कोई आसपास कैंसर किसी को नहीं हुआ। इनकी दिनचर्या कैंसर कारक नहीं है, और किसी कैंसर करने वाली चीज के संपर्क में नहीं है। तो इनको कैंसर हुआ है वो केवल इस रेंटिडाइन के कारण ही हुआ है। तो जब कंपनी के सारे झूठ नहीं चले तो कोर्ट में साबित हो गया कि रेंटिडाइन के कारण कैंसर होता है। कंपनी झूठ बोलती रही। 2019 में यह मुकदमा हुआ। उसके बाद भी ये जितनी कंपनियां हैं, यूएस की कंपनियों से लेकर भारत की कंपनियों से लेकर सारी कंपनियां जिनके पास समय था कि इसके ऊपर रिसर्च कर लें, इसके ऊपर कैंसर होता है तो इसके ऊपर खुद से रोक लगा दें, लेकिन 7 साल तक लगातार फिर वो ये दवा बेचती रही। और 2018 में अकेले अमेरिका में 2 करोड़ लोगों ने वो दवा खाई।